हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। अभी तक हमने शेप कर ली है अच्छे से, एस पी एंड डी ऑर्बिटल्स की क्या शेप होती है वो हमने कवर कर दिया है। अब आते हैं एनर्जी पे। तो देखो, एनर्जी को समझने के लिए ऑर्बिटल्स की क्या एनर्जी होती है और कैसे ट्रेंड होते हैं, उसके लिए हमने इसे दो चीज़ों में कैटेगराइज किया है। पहला सिस्टम रहेगा हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जिसमें हाइड्रोजन आता है। वो एटम या आयन जिनमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जैसे हाइड्रोजन एटम हो गया और हीलियम पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव, इनमें क्या होते हैं, इनमें सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। वहीं दूसरी तरफ है मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे अदर देन हाइड्रोजन सारे ही एटम्स आ जाएंगे इसमें, ठीक है, बाकी आयंस भी आ जाएंगे। तो ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, ये हो गया सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। तो जो आप करोगे आगे, बेसिकली जो आपको बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ होगा वो हो गया मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। लेकिन हम इसी बीच क्या कर लेते हैं, हम हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल्स को हम स्किप कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है, ठीक है। तो पहले हाइड्रोजन से ही बात करते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम से बात करते हैं, जिसमें हाइड्रोजन आ गया और आयंस आ गए हीलियम पॉजिटिव या फिर लिथियम 2 पॉजिटिव, ठीक है। वो वाले सिस्टम जिसमें ओनली वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब एनर्जी इन सिस्टम में क्या होता है, देखो दोनों जो ये दोनों सिस्टम है, दोनों के अपने अलग अलग फंडे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए क्या होता है, जो एनर्जी होती है ऑर्बिटल की या ऑर्बिटल एनर्जी होती है, वो डिपेंड करती है ओनली ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर आप कह सकते हो ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ एन। क्वांटम नंबर्स में पढ़ा है ना, क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्मॉल एन होता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है शेल नंबर को, कौन सी आपकी शेल है। सो फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, ठीक है। तो जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज होगी, एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेस, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, एनर्जी भी इंक्रीज होती रहेगी। जैसे ही शेल का नंबर इंक्रीज होगा, एनर्जी भी उसके साथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये केस रहता है हाइड्रोजन के लिए, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन में ऐसा नहीं होता, उसमें कई वेरिएशंस होती है, ठीक है, वो हम बाद में करेंगे। अब देखो, ऑर्बिटल्स विथ सेम वैल्यू ऑफ एन हैव सेम एनर्जी, दैट इज दे आर डीजेनरेट। अब एक और चीज़ यहाँ पर आती है, अब डीजेनरेट का क्या मतलब होता है वो देख लो। डीजेनरेट का मतलब होता है, मान लो अगर ये तीन ऑर्बिटल्स है, इनको मैं एक साथ लिख रही हूँ, दैट मीन्स एनर्जी उनकी सेम है, तो ये क्या कहलाएंगे, दे आर डीजेनरेट, ये डीजेनरेट कहलाएंगे। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो ऑर्बिटल्स जिनकी एन की वैल्यू सेम होगी, उनकी सेम एनर्जी होगी। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं 2s एंड 2p, ठीक है। अब हाइड्रोजन के लिए, और स्ट्रिक्टली मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये हाइड्रोजन के लिए ही है ये वाला ट्रेंड, ठीक है। मल्टी इलेक्ट्रॉन में ऐसा कुछ नहीं होता, ओनली फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। जैसे 2s एंड 2p का हमने 2s 2p ऑर्बिटल्स की हमने एनर्जी कंपेयर करने हैं, तो कैसे करोगे, सिंस हाइड्रोजन के लिए जो ऑर्बिटल की एनर्जी होती है वो एन पर डिपेंड करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। सो यहाँ पर क्या है, दोनों की वैल्यूज क्या है, सेम है, एन की वैल्यू दोनों की सेम है। तो क्या होगी, विद इंक्रीज, तो क्या हो जाएगा, अगर सेम है तो इनकी एनर्जीज भी क्या हो जाएगी, 2s एंड 2p ऑर्बिटल की सेम हो जाएगी फॉर हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का केस है। अगर 2s एंड 3s होता तो क्या करते, एज एन इंक्रीज्ड, तो आप क्या करते, एनर्जी भी 3s की इंक्रीज होती। तो ये पूरा फंडा किसके लिए है, ओनली फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, जिसमें ओनली एंड ओनली वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो दो चीज़ें यहाँ से हमें समझ आई। पहली ये कि जो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल है हाइड्रोजन के केस में, वो डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे सिर्फ, ठीक है। दैट मीन्स वो शेल पे डिपेंड करता है कि कौन सी शेल की आप बात कर रहे हो। और जैसे ही हम एन की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, एनर्जी इंक्रीज होती है, और वो ऑर्बिटल्स जिनकी सेम वैल्यू ऑफ एन है उनकी सेम एनर्जी होगी, दैट मीन्स वो डीजेनरेट हो गए। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था, तो हम कह सकते हैं 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट, दैट इज दे आर हैविंग सेम एनर्जी, उनकी एनर्जी सेम है, बिकॉज उनके क्या है, उनकी एन की वैल्यू सेम है। तो ये हाइड्रोजन की बात थी। अगर हमने यहाँ पर ऑर्बिटल्स को लिखना हो तो हम कैसे करेंगे, जैसे देखो आपको पता है, अगर फर्स्ट शेल है तो उसमें क्या होता है, सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है 1s, और अगर सेकंड शेल है तो उसमें दो होते हैं, एक होता है 2s, एक होता है 2p,
और थर्ड वाले में क्या होता है 3s 3p 3d। ये पूरा सेट किसके लिए आता है, शेल नंबर 3 के लिए, ये शेल नंबर 2 के लिए, ये शेल नंबर 1 के लिए। वैसे ही फोर्थ शेल में क्या होता है 4s 4p 4d एंड 4f। तो ये किसके लिए आता है, शेल नंबर 4 के लिए। ठीक है, तो ये सेट आते हैं। अब इनकी अरेंजमेंट कैसे होगी वो देख लेते हैं हाइड्रोजन के केस में। तो हाइड्रोजन के केस में यहाँ पर देखो पहले क्या आता है 1s, 1 का कर लेते हैं 1s। तो 1s नीचे हम ड्रॉ करेंगे, दिस इज आर 1s। ठीक है, ये हो गया 1s। उसके बाद सेकंड शेल का आता है 2s एंड 2p। 2s एंड 2p को कहाँ बनाओगे, इसके ऊपर, क्योंकि शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है तो 1s से तो आपको ऊपर ही बनाना है, लेकिन 2s एंड 2p आपको कहाँ बनाने हैं, साथ में बनाने हैं। बिकॉज फॉर हाइड्रोजन क्या है, ये दोनों सेम एनर्जी पे है, दे आर डीजनरेट, ये सारे डीजनरेट है। तो देखो यहाँ पर ग्राफ में भी अगर ऊपर की तरफ एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो यहाँ पर क्या है, एनर्जी 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स की सेम है। ठीक है, वैसे ही हम 3s को कैसे बना सकते हैं, 3s को हम इस तरह से बना सकते हैं 3s एंड यहाँ पर 3p आ जाएगा, 3 ऑर्बिटल p के आ जाएंगे और 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 किसके आ जाएगी, यहाँ पर 3d के आएगी। तो यहाँ पर 3s 3p एंड 3d आ जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है जैसे n की वैल्यू इंक्रीज करी है वैसे वैसे क्या हो रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। एंड साथ ही वो वाले ऑर्बिटल्स जिनकी n की वैल्यू सेम है, जैसे यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 3 है सब में, तो उनकी एनर्जी क्या है, सेम है, वो एक ही लाइन में है। और जिनकी यहाँ पर n की वैल्यू 2 है उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। तो ये कंसेप्ट आ जाता है हाइड्रोजन के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, अब देखो ये चीज़ है यहाँ पर। अब इसका रीज़न क्या है कि ये डीजनरेट क्यों है, इसका रीज़न हम साथ में देंगे जब हम मल्टी इलेक्ट्रॉन का भी देंगे। ठीक है, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एक बार देख लेते हैं क्या होते हैं। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे अदर देन हाइड्रोजन सारे एटम इसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो जिनमें मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो मल्टी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये किस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, तो ये डिपेंड्स ऑन इनके मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम में जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहली वो डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ n पे, और दूसरी वो डिपेंड करती है l पे। अब n क्या होता है, n इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ऑर्बिटल एनर्जी डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे एंड साथ ही साथ एजियोमेथल क्वांटम नंबर पे। ठीक है, और n क्या बताता है, हमें पता था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है हमें शेल के बारे में, एंड एजियोमेथल क्वांटम नंबर हमें बताता है सब शेल के बारे में। तो ये इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ऑर्बिटल की एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है शेल पे एंड सब शेल पे। कौन सी शेल है और कौन सी सब शेल है, दोनों पे ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। और यहाँ पर डिपेंडेंस थी ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ n, ओनली ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पर डिपेंडेंस थी, और यहाँ पर डिपेंडेंस है ऑन बोथ ऑफ द वैल्यूज़। ठीक है, अब क्या होता है हाइड्रोजन में तो जिनकी n की वैल्यू सेम है उनकी एनर्जी सेम होगी, लेकिन यहाँ पर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ऐसा नहीं होता। ऑर्बिटल्स विथ सेम वैल्यू ऑफ n हैव डिफरेंट एनर्जीज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एजियोमेथल क्वांटम नंबर। ठीक है, अगर बेशक उनकी n की वैल्यू सेम है पर उनकी एनर्जी डिफरेंट होगी फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ l। ठीक है, वैसे मैं यहाँ पर कंपैरिजन के लिए ड्रॉ कर लेती हूँ। जैसे यहाँ पर 1s हमने बनाया था, पहले यहाँ पर भी 1s ही आएगा, मल्टी इलेक्ट्रॉन का है ये। ठीक है, यहाँ पर 1s आ जाएगा। अब 2s की बात आती है तो 2s हम यहाँ पर बना देते हैं, और 2p यहाँ पर तो 2p इसके साथ ही है, लेकिन क्या हो जाता है 2p मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो 2p ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है 2s एंड 2p। तो ये डिफरेंट एनर्जी पे हो जाते हैं। वैसे ही 3s यहाँ पर बनेगा 3s और इधर बन जाएगा ऊपर 3p। ठीक है, तो यहाँ पर 3s एंड 3p की एनर्जीज भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। और वैसे ही जो 3d है उसकी भी क्या होगी, उसकी भी यहाँ पर जाके चेंज हो जाती है। तो ये सब किस वजह से हो रहा है, इसका भी एक रीज़न है। और साथ ही साथ एक एक्सेप्शन आ जाता है कि जो 4s की एनर्जी होती है वो 3d से कम होती है। इसका भी मैं रीज़न दूंगी ऐसे क्यों होता है, बिकॉज देर इज़ अ सर्टेन रूल जो बताता है कि किस अकॉर्डिंग आपने एनर्जी लेवल्स को
रखना है, ठीक है। किसकी एनर्जी पहले आएगी किसकी बाद में आएगी उसका भी एक रूल है जिसको कहते हैं N+L रूल। अभी रीज़न देख लो कि इतना चेंज दोनों में क्यों आ रहा है कि यहाँ पर हाइड्रोजन के केस में एनर्जी सेम है, दैट मीन्स ऑर्बिटल्स डीजनरेट है जिनकी एन की वैल्यू सेम है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। इसका रीज़न होता है क्योंकि इसके पास ओनली वन इलेक्ट्रॉन है, ओनली वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सो देयर विल बी नो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर न्यूक्लियस है, बाहर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को कोई और इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है फॉर द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, सो नो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन यहाँ पर नहीं है। इसकी वजह से ये जो स्टेट्स है वो क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है अपने साथ ही जो एन की सेम वैल्यू पे हो गए। और साथ ही साथ यहाँ पर एक बात है कि 1s ऑर्बिटल को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट है, मोस्ट स्टेबल स्टेट है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होगा वन इलेक्ट्रॉन वो इसी में जाएगा, और अदर देन 1s क्या कहलाएगी, जो अदर है वो कहलाएगी एक्साइटेड स्टेट्स, बाकी कहलाती है एक्साइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो इसका सिंपल रीज़न है क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन नहीं है, इस वजह से यहाँ पर इस तरह के एनर्जी की ट्रेंड जाते हैं। तो यहाँ पर हम एनर्जी की ट्रेंड किस तरह से लिख सकते हैं, 1s की सबसे कम एनर्जी है, उसके बाद 2s 2p आते हैं जिनकी एनर्जी इक्वल है हाइड्रोजन के लिए, फिर 3s आता है 3s 3p, और यहाँ पर 3d आता है, उनकी एनर्जीज भी सेम है। इस तरह से ये चलता रहता है, इस तरह से आप इसे लिख सकते हो। अब रीज़न आता है मल्टी इलेक्ट्रॉन का। मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए रीज़न क्या है, फर्स्ट रीज़न ये है ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, ड्यू टू म्यूचुअल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है नंबर में वो आपस में भी क्या करेंगे, रिपल्शंस करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स हो जाती है, एनर्जीज ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट रीज़न आपका क्या रहेगा यहाँ पर, ड्यू टू म्यूचुअल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस है, और दूसरा क्या कह सकते हैं, इसी का ही पार्ट है ये, ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट की वजह से भी क्या हो जाता है, यहाँ पर जो एनर्जीज है वो क्या है, डिफर है, एनर्जीज ऊपर नीचे है, एनर्जीज का आपको यहाँ पर एनर्जी लेवल्स का स्प्लिटिंग देखने को मिलता है। और ये जो शील्डिंग इफेक्ट है इसे अभी हम करते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर आप देख लो कि ये क्यों हो रहा है। अब ये देखो यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद मैं शील्डिंग इफेक्ट ही आपको शॉर्ट में पहले समझा रही हूँ। यहाँ पर न्यूक्लियस के बाहर क्या है, यहाँ पर कुछ एक इलेक्ट्रॉन है, उसके बाहर भी क्या है, दूसरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो यहाँ से तो अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो इनके बीच में सम अट्रैक्टिव फोर्सेस है। लेकिन इसके साथ ही साथ बीइंग अ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, क्योंकि बाकी इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन में तो सिंगल इलेक्ट्रॉन था, कोई दिक्कत ही नहीं थी वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इस वजह से यहाँ पर क्या होगी, ये सारी रिपल्शंस होगी, आपस में इनकी रिपल्शंस होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एनर्जी लेवल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है, डिफरेंट एनर्जीज पे आ जाते हैं डिफरेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये शील्डिंग इफेक्ट है, इसे डिटेल में अभी मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर रहती है शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, अगर आपको डेफिनेशन करनी है तो शील्ड समझ लो। शील्ड क्या होती है कि किसी को प्रोटेक्ट करना, शील्ड करना, ठीक है। तो यही है यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट। अब ये शील्डिंग होती क्या है, अब देख लो। तो शील्डिंग होती है, जैसे यहाँ पर हमने न्यूक्लियस बनाया जो कि पॉजिटिवली चार्ज था, ये इलेक्ट्रॉन है, मान लो इस पे हमने शील्डिंग देखनी है, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे। और जो शील्डिंग इफेक्ट हम देखते हैं वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे देखते हैं। जैसे ये आउटर मोस्ट शेल है, दिस इज आउटर शेल, तो इसके इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर शेल इलेक्ट्रॉन या फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो इस इलेक्ट्रॉन को ज़रा गौर से देखो, इसके पास दो तरह की फोर्सेस इसके पास लग रही है, ठीक है। एक तो यहाँ से अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रही है, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स जो कि है न्यूक्लियस की तरफ से, जो कि अपने तरफ उसको अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि
ऑपोजिट चार्जेस है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो वो अपनी तरफ से खींच रही है। तो एक होगी अट्रैक्टिव फोर्स जो कि यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज है वो इसे खींच रहा है, और दूसरी ओर बाकी फोर्सेस कौन सी है, यहाँ पर देखो अदर इलेक्ट्रॉन भी है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पर कौन सी फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है। तो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स भी है। तो ये तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ होगी, इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी रिपल्सिव फोर्स होगी, ठीक है। वैसे ही इस इलेक्ट्रॉन की इसके साथ भी रिपल्सिव फोर्स होगी, इसके साथ भी रिपल्सिव फोर्स होगी, और न्यूक्लियस के साथ इसकी अट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये कहानी है यहाँ पर कि यहाँ पर दो तरह की फोर्सेस है, दो तरह की इंट्रैक्शंस है। एक है अट्रैक्टिव फोर्सेस जो अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और दूसरी है रिपल्सिव फोर्सेस, बाकी जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या करेंगे, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे आपस में, ये म्यूचुअल क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा यहाँ पर। तो दो तरह की फोर्सेस हैं। तो ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे ये शील्ड करेंगे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज। मतलब न्यूक्लियस का चार्ज होता है न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस का अपना एक न्यूक्लियर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, उसको बाहर पहुंचने के लिए, बाहर पहुंचने तक वो क्या करेगी, उसको शील्ड करेगी, बाहर पहुंचने से उसे काइंड ऑफ वो रोकेंगे, जितना उनसे हो सके उतना वो क्या करेगी, एक बैरियर प्रोवाइड करेगी वहाँ पर, सो दैट जितना हो सके उतना कम बाहर क्या जाए, न्यूक्लियर चार्ज जाए। तो यहाँ पर शील्डिंग जो होती है, तो शील्ड आपको बात समझ आ गई कि क्या होती है, शील्ड होता है। तो शील्डिंग मतलब कि वो प्रोटेक्ट कर रहा है। तो शील्ड किसको कर रहा है, शील्ड कर रहा है आउटर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। शील्डिंग किसकी हो रही है, आउटर इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो फ्रॉम क्या हो रहा है, किससे शील्ड कर रहे हैं, फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से बचा रहे हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को। और कौन कर रहा है शील्डिंग, कौन प्रोवाइड कर रहा है, कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, इनर इलेक्ट्रॉन्स। जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के चार्ज से बचा रहे हैं, सो दैट वहाँ पर न्यूक्लियस का चार्ज ना पहुँचे, ठीक है। इसे इस तरह से भी आप देख सकते हो, ये न्यूक्लियस बना, ये फर्स्ट शेल, ये बनी अपनी दूसरी शेल, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है आपके पास, ठीक है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, और अंदर भी है आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एक शील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर ये शील्डिंग कर रहे हैं, शील्डिंग ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स, आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है। तो इनका मेन काम ये है यहाँ पर कि जो न्यूक्लियस का न्यूक्लियर चार्ज है उससे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करना है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बचाना है अंदर के न्यूक्लियस के चार्ज से, ठीक है। तो ये क्या करता है, इनर इलेक्ट्रॉन्स की जो शील्डिंग प्रॉपर्टी है उसकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, मान लो कि यहाँ पर है ZE, ठीक है, न्यूक्लियस का चार्ज है ZE, तो ये पूरा ZE नहीं पहुँच पाएगा बाहर तक। यहाँ पर जितना इसने बचा खुचा नेट इसके पास जितना पहुँचा वो होता है Z इफेक्टिव, जितना इफेक्टिव इसको फील हुआ इनटू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इतना न्यूक्लियर चार्ज ये फील करेगा, हालांकि जो Z इफेक्टिव होगा वो लेस होगा देन ZE, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कम न्यूक्लियर चार्ज वो क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं ड्यू टू द शील्डिंग इफेक्ट बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो इनर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इनको शील्ड देता है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चार्ज को बाहर तक पहुँचने से वो रोकते हैं। तो यहाँ पर पूरी तरह से वो नहीं रोक पाते हैं, वो कुछ हद तक रोक पाते हैं, तो यहाँ पर पार्शियल शील्डिंग होती है, ठीक है। तो ये शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा कि ऑर्बिटल की डिफरेंट एनर्जीज होगी, क्योंकि जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी अपनी अपनी डिफरेंट एक्सटेंट पे शील्डिंग होगी, ठीक है। डिफरेंट एक्सटेंट पे वो शील्ड होगी जिसकी वजह से उनकी एनर्जी भी डिफरेंट होगी। अब अगर ऑर्बिटल्स की बात करें, शील्डिंग इफेक्ट पे जो ऑर्बिटल का ट्रेंड होगा वो क्या रहता है, जो s ऑर्बिटल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, शील्डिंग करते हैं। तो s की सबसे ज़्यादा होती है, देन p, देन d एंड f।
तो SPDF ये वाला ट्रेंड होता है शील्डिंग इफेक्ट का, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये बात हो रही है कि ये शील्डिंग करते हैं, ठीक है, डू मोर शील्डिंग। अब इसका रीज़न क्या है कि s ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा शील्डिंग क्यों करते हैं, क्योंकि ये स्फेरिकल होते हैं शेप में और ये न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होते हैं और इनका जो पेनिट्रेशन होता है न्यूक्लियस के टुवर्ड्स वो सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए s ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा शील्डिंग करते हैं। तो ये भी आपको पूछ सकते हैं। तो s ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा शील्डिंग करते हैं और f ऑर्बिटल की सबसे कम शील्डिंग प्रोवाइड होती है, ठीक है। सो हमने यहाँ पर जेड इफेक्टिव ई की बात की है। सो नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर शील्डिंग इज जेड इफेक्टिव ई, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि पूरा का पूरा जेड इफेक्टिव तो नहीं करेगा क्योंकि बीच में बैरियर आ गया, और बैरियर किसने दिया, इनर इलेक्ट्रॉन्स ने दिया बाय रिपल्शन, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि वो रिपल्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो इस तरह से होती है शील्डिंग और ये ट्रेंड है SPDF ऑर्बिटल का। s ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप है, सिमेट्रिकल है, साथ में उनकी पेनिट्रेशन ज़्यादा है और वो विसिनिटी में है न्यूक्लियस के क्लोज है, इसकी वजह से उनकी क्या होती है, सबसे ज़्यादा शील्डिंग वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इसी वजह से जो s ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी लोअर एनर्जी होती है, क्योंकि न्यूक्लियस से वो टाइटली बाउंड होते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स आर शील्डेड टू डिफरेंट एक्सटेंट, हैंस फील डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि देखो जो ऑर्बिटल है s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप में, p ऑर्बिटल का डम्बल शेप है और जो d ऑर्बिटल है उसका अलग शेप है, डबल डम्बल शेप है। तो डिफरेंट ऑर्बिटल्स है, डिफरेंट उनके ओरिएंटेशन है शेप से, इसी वजह से क्या हो जाता है, डिफरेंट शेप्स की वजह से उनकी डिफरेंट एक्सटेंट पे शील्डिंग होती है, किसी की ज़्यादा शील्डिंग होगी, किसी की कम शील्डिंग होगी, और उन्हीं बेसिस पे क्या हो जाता है, इन एनर्जी लेवल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है, उनकी डिफरेंट एनर्जीज हो जाती है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन में था कि सेम एनर्जी थी, एक शेल में जो भी ऑर्बिटल होगी सेम एनर्जी होगी, लेकिन इनमें नहीं होता ड्यू टू रिपल्शन। मेन रीज़न इसमें है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का, और साथ में आप ऐड कर सकते हो शील्डिंग इफेक्ट को, उसी वजह से यहाँ पर वेरिएशन आई है जो पीछे हमने चार्ट में देखा है, ठीक है। सो अब बात आती है कि हम कैसे लिखें, हम इन लेवल्स को कैसे कैसे लाइन अप करें कि किसकी एनर्जी कम है किसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो उसके लिए एक रूल आ जाता है, शॉर्ट में एक रूल आता है, दैट इज़ कॉल्ड N+L रूल, ठीक है। ये हमें दो रूल्स यहाँ पर आपको करने हैं जिससे आप इजीली क्या बताओगे, ट्रेंड बता पाओगे, एनर्जी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, ठीक है। तो फर्स्ट रूल आता है, फर्स्ट रूल कहता है कि लोअर, देखो आपको निकालनी है N+L की वैल्यू। N क्या होता है, N इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड L इज़ द एजिमुथल क्वांटम नंबर। आपको इनका एडिशन निकालना है, ठीक है। तो इसको चेक करना है, जिस ऑर्बिटल की ये वैल्यू लोअर होगी उसकी एनर्जी कम होगी, और जिस ऑर्बिटल की ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी दूसरे से तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी दूसरे से। बस ये आपको करना है, इन शॉर्ट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N+L की वैल्यू, ठीक है। सो लोअर the value of N+L, lower is the energy and ये जाएगा वाइस वर्सा, ठीक है। तो जिसकी ऑर्बिटल की N+L की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और जिसकी N+L की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी लोअर होगी एज़ कम्पेयर टू अदर ऑर्बिटल जिसकी उससे ज़्यादा है, ठीक है। अभी मैं आपको करवाऊंगी एग्जाम्पल के साथ। दूसरा केस आ जाता है, इफ़ N+L वैल्यू सेम आ जाए। अगर दो ऑर्बिटल्स के लिए मान लो कि ऐसी कभी सिचुएशन आ जाए कि N+L की वैल्यू दोनों के लिए सेम आ रही हो, तो उस केस में आप क्या करोगे, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखो करना क्या है, तब आपको चेक करना है, चेक फॉर N। तो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से चेक करना है, जिसकी N की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसकी N की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से देख लेते हैं, दो ऑर्बिटल्स है 3D एंड 4P। ये दो ऑर्बिटल्स हैं, इनकी जब हमने N+L वैल्यू निकाली, N+L वैल्यू यहाँ पर क्या है
3 है और L कितना होता है d ऑर्बिटल के लिए 2 होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू आई 5 एंड 4p के लिए 4 + 1 5। अब n + l की वैल्यू दोनों सेम आ गई। अब बताओ किसकी एनर्जी ज़्यादा है किसकी कम है। तो हम किसको चेक करेंगे, हम चेक करते हैं n को। अब n क्या है, n यहाँ पर देखो n की वैल्यू 3 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो n की वैल्यू किसकी है, यहाँ ज़्यादा है यहाँ पर कम है, इसीलिए 4p की एनर्जी ज़्यादा होगी और 3d की कम होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। जब आपके पास n + l की वैल्यू सेम आ जाती है तो आप रेफर करोगे n को चेक करोगे, जिस ऑर्बिटल की n की वैल्यू ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है, जिसकी कम है उसकी एनर्जी कम है। तो ये दो सिंपल रूल्स हैं, n + l रूल, जिसके अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हो किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी। तो चलो एक चार्ट में प्रैक्टिस कर लेते हैं ज़रा। तो यहाँ पर देखो, तो n की वैल्यूज़ क्या होती है, जो फ्रंट में नंबर्स लिखे होते हैं वो क्या होते हैं, n की वैल्यूज़ होती है, वो होता है शेल नंबर और वो बताता है आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर आ जाती है n की वैल्यू 1, इधर आ जाती है 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 3 3 और इसके लिए 4 आ जाती है और इसके लिए भी 4 है, बिकॉज फ्रंट में क्या है, ये वैल्यूज़ फ्रंट में है, ठीक है। अब L की वैल्यू देखो, और L क्या होता है जिसे नहीं पता, L कैसे निकालते हैं, SP-DF ऑर्बिटल्स होते हैं ना आपके पास, तो L की वैल्यू होती है 0 1 2 3, इनके लिए इस तरह से वैल्यू होती है। S के लिए 0 होता है, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3 होती है वैल्यू L की, एज्यूमेथल क्वांटम नंबर की। तो यहाँ पर S है तो S के लिए तो 0 0 होता है, P के लिए 1 होता है, S के लिए अगेन 0 आ गया, और P के लिए कितना होता है 1 होता है, D के लिए 2 होता है, S के लिए 0 आ जाएगा और P के लिए आ जाएगा 1, ठीक है। अब इनको प्लस कर दो ज़रा, कितना आ रहा है, यहाँ पर आ गया 1, देन आ गया 2, देन 3, देन अगेन 3 आया आपके पास, देन आया 4 5 4 एंड यहाँ पर आ गया 5। अगर मैं आपको कहूँ इन जो भी यहाँ पर ऑर्बिटल्स है इन्हें आपको अब सेट करना है कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज, तो कैसे करोगे, तो आप n + l की वैल्यू चेक करोगे। सबसे पहले अगर हम इसको इस तरह से यहाँ पर बनाए, तो सबसे कम एनर्जी, लोअर एनर्जी किसकी आ रही है, जिसकी n + l की वैल्यू सबसे कम है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे 1s की एनर्जी सबसे कम आ रही है यहाँ पर, ठीक है। देन आता है 2 वैल्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा 2s। देन आ जाता है, अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो गया कि हम 2p लिखें या 3s लिखें, बिकॉज इन दोनों की एनर्जी सेम है। तो आप रेफर करोगे n की वैल्यू, किसकी n की वैल्यू कम है, n की वैल्यू कम है 2p की। तो पहले आ जाता है यहाँ पर 2p के 3 ऑर्बिटल 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2p, क्योंकि 2p के लिए n की वैल्यू कम है 3s से। देन आ जाता है यहाँ पर 3s, ठीक है। आगे चलो, अब 4 के लिए भी यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाती है दो वैल्यूज़ में। तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू 4 है, तो किसकी कम है, n की वैल्यू देखो, n की वैल्यू किसकी कम है, यहाँ पर कम है 3p के लिए, तो यहाँ पर आ जाता है 1 2 3 3p आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर 4s आया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर n + l इसका कम है 4s का। देन आ जाता है आपके पास यहाँ पर 5, तो 5 भी दो वैल्यूज़ है यहाँ पर, तो 5 की यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं, तो इन दोनों में से भी चेक करना है बाय द वैल्यू ऑफ n। तो n किसके लिए है, यहाँ पर 3d के लिए n की वैल्यू कम है, तो यहाँ पर बनाओगे 3d, 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल 3d के आगे, उसके बाद ऊपर एनर्जी पे आ जाता है 4p। इस तरह से हमने एनर्जी लेवल्स बना दिए अकॉर्डिंग टू द एनर्जी। तो देखो n + l की रूल के थ्रू आप इजीली किसी भी ऑर्बिटल का बता सकते हो पोजीशन, वो कहाँ लाई करेगा, उसकी एनर्जी किससे ज़्यादा होगी और किससे कम होगी, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपको पूछूं, एक क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं एक छोटा सा, कि आउट ऑफ 6s एंड 5d मुझे बताओ किसकी एनर्जी ज़्यादा है किसकी कम है। तो हम n + l लगाएंगे, तो n इसके लिए हो गया 6, ठीक है, 6 + 0 तो ये हो गया 6, और यहाँ पर 5d है तो यहाँ पर हो गया 5 + 2, तो यहाँ पर हो गया 5। तो बताओ दोनों में से किसकी ज़्यादा एनर्जी है किसकी कम है, तो 5 6 7 सॉरी यहाँ पर हो गया 7, तो इसकी एनर्जी 5d की एनर्जी ज़्यादा होगी 6s से, क्योंकि इसका जो n + l वैल्यू है वो इसका ज़्यादा है।
तो बाय द रूल n+l आपको निकालना है कि किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, कौन सा एनर्जी डायग्राम में ऊपर बनेगा, कौन सा नीचे बनेगा। तो ये पूरी डिस्कशन थी अबाउट एनर्जी लेवल्स, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि अब इलेक्ट्रॉन इन लेवल्स में किस तरह से फिल होगा। देखो, इस लेक्चर में हमने बात करी है कि एनर्जी लेवल्स कहाँ कहाँ पर कौन से एनर्जी लेवल आएंगे, ठीक है। अब बात होगी फिलिंग ऑफ दीज ऑर्बिटल्स, कि इलेक्ट्रॉन को आपने इन ऑर्बिटल्स में किस तरह से फिल करना है, कौन सा पहले ऑर्बिटल फिल होगा, कौन सा बाद में होगा, किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो ये सब बातें हम कुछ एक रूल्स के थ्रू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब, बाय बाय।